हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान यूनिट 3 चल रही थी। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज बिल्कुल नया है। इससे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का उपापचय पढ़ रहे थे, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, जो वसा होता है जैसे ऑयल है, ठीक है। तो लिपिड जो होते हैं जैसे कि फैट हो गया, ऑयल्स हो गए, तो इनका किस तरह से हम मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 लाइनों से जोश के साथ। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, फिर क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपना जोश बरकरार रखो, बनाए रखो। और अब टाइम आ चुका है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, शंख बज चुका है युद्ध प्रारंभ होने के लिए, ठीक है। अब जो पूरा फोकस करके जोश के साथ एक एक चीज़ को कंप्लीट करता रहेगा विद इन टाइम के अंदर ही। अगर स्कोर अच्छा करना है तो पूरे जोर शोर के से अभी से लग जाएगी, ठीक है। वरना मान लो अगर आप 20 दिन और नहीं मेहनत कर रहे हो, मात्र 20 दिन, फिर बाद में तुम करोगे फिर भी बैक हो जाओगे, उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं रहेगा। सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। तो आप अभी से जोर शोर से लग जाइए अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाना है, बढ़िया स्कोर करना है तो। और हम पढ़ क्यों रहे हैं, बढ़िया स्कोर तो आना ही चाहिए। मतलब क्या, फिर मेरे पास तुमको पढ़ने का क्या मतलब है। इतने डिटेल में तुमको सारी चीज़ें बताता हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो वसा का उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। इससे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़े थे। उसमें क्या होता था, पहले हम कार्बोहाइड्रेट का क्या कराते थे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते थे। अगर ग्लाइकोजन हो तो ग्लाइकोजेनेसिस कराते थे। कैसे, ग्लाइकोजन को तोड़ते थे ग्लूकोज में। अगर ग्लूकोज ही है आपके पास फिर तो ग्लाइकोलिसिस हो ही जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत होती है ग्लूकोज से। तो हम कार्बोहाइड्रेट कोई भी हमारे पास होता था उसको कन्वर्ट करते थे ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से क्या करते थे, ग्लाइकोलिसिस चलाते थे। तो पहले हम बेसिक चीज़ें जो हैं इसकी लिपिड मेटाबॉलिज्म की उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में आपको हम रिलेट करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कि किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं दूसरे से। ग्लूकोज और इट्स पॉलीमर, जैसे ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, बहुलक होता है। तो ग्लूकोज और इट्स पॉलीमर ग्लाइकोजन इज यूज्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा के बॉडी के अंदर। जब कभी जैसे कि हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ से टूटना स्टार्ट होती है, ग्लूकोज से, या फिर उसके जो पॉलीमर है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें, सुक्रोज, जितना भी हम पढ़ाए थे आपको, ठीक है। पॉलीमर भी बहुत सारे, अरे कार्बोहाइड्रेट तो कई सारे मैंने आपको पढ़ाया, मैनोज है, जाइलोज है, सिडोहेप्टोज है, ठीक है, और टेट्रोज है, ट्रायोजेज में आते हैं बहुत सारे। इसी तरह से पॉलीमर पढ़ाए थे, जैसे लैक्टोज होता है, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिला होता है, माल्टोज होता है, ठीक है। स्टार्च पढ़ाए आपको, इनुलिन पढ़ाए आपको, काइटिन पढ़ाए, ठीक है। और आपको क्या पढ़ाए, पॉलीसेकेराइड में और भी चीज़ें, स्टार्च पढ़ाए, ठीक है, जिसको एमाइलोपेक्टिन अमाइलोज से मिलकर बना। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट सब एनर्जी के सोर्स हैं, उनको हम पहले कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। तो आपको ये याद रखना है, ग्लूकोज और जैसे कि इसके पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन वगैरह, ये प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के प्राथमिक स्रोत होते हैं। However, lipids and proteins can also be utilized for obtaining energy. लिपिड और प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कैन आल्सो बी यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। हम लिपिड और प्रोटीन्स को भी यूज कर सकते हैं एज अ सबस्ट्रेट दैट प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको सबस्ट्रेट के जैसे यूज करेंगे। तो वही हमको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट से पढ़ चुके हैं, अब लिपिड और प्रोटीन का पढ़ेंगे। एक ऑर्डर आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो मान लो उपवास रह रहा है 2-3 दिन से, कोई व्यक्ति 2-3 दिन से उपवास रह रहा है, तो खाना तो खाया नहीं उसने, उसके बॉडी में जो जितनी चीज़ें हैं वही एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। तो सबसे पहले उसका कौन सा बायोमोलिक्यूल
पहले ब्रेक होगा, आपके पास लिपिड होगा ऑप्शन, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज किया जाएगा, ये प्राइमरी सोर्स होता है, अभी बताया आपको। फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, जब प्रोटीन भी बॉडी का खत्म हो जाएगा तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी, लिपिड का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसी को इधर उधर कर देगा, एक ऑप्शन में प्रोटीन आगे कर देगा, कार्बोहाइड्रेट यहाँ कर देगा, दूसरे में लिपिड आगे कर देगा, ऐसे ही ऑप्शन बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये जनरल ट्रेंड है, ये भी आपको आने चाहिए। तो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में बेसिक क्या पढ़ना है, बेसिक मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी इन केस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज आल्सो द सेम एज दैट कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से सेम होता है, क्योंकि बिकॉज दिस आल्सो यूटिलाइज द क्रेब्स साइकिल फॉर द फाइनल रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये सेम कैसे है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, लिपिड का हो, प्रोटीन का हो, तीनों सेम क्यों है, क्योंकि इन तीनों में एक चीज कॉमन है। आपसे मैंने बताया था कि क्या संबंध है, क्या रिलेशन, अभी बताएंगे। तो इसमें रिलेशन यही होता है कि तीनों क्रेब साइकिल जरूर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करोगे उसमें भी क्रेब साइकिल पढ़ोगे, पहले ग्लाइकोलिसिस भले ही हो रहा है, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो उसका जो मेन प्रोडक्ट हो रहा है पायरुविक एसिड, वो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में, वो बनाता है, चलाता है तुम्हारा क्रेब साइकिल। उसी तरह से लिपिड से भी क्रेब साइकिल चलेगी, प्रोटीन से भी क्रेब साइकिल चलेगी। तो इसलिए ये सेम पाथवे हो गया जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन किस तरह से हम तीनों से चला सकते हैं क्रेब साइकिल, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड या फैट्स उसी को बोलते हैं, द स्टेप विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए व्हिच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, टीसीए का फुल नेम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आपको पता होगा, इसको मैंने पहले ही बताया था आपको, वही क्रेब साइकिल का ही नाम होता है, या इसको क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। आपको बताया था मैंने क्रेब साइकिल कैसे होती है। सबसे पहले देखो, हम जब ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म कराते थे तो ग्लूकोज को पहले कहाँ कन्वर्ट करते थे, ग्लूकोज का करवाते थे ग्लाइकोलिसिस। क्या करवाते थे, ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस से, ग्लाइकोलिसिस इससे बनता था पायरुविक एसिड, 2 मोल पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट कर देते थे बाय द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता था, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता था और NADH2 बनता था। आपको सारे स्टेप याद हो गए, अगर नहीं याद है फिर समझ लो कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, बहुत दिन पहले ये पढ़ा चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल 15 दिन हो गए, लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते, ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड में क्या होता था, NAD+ कन्वर्ट होता था NADH2 में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलता था। क्या निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। अरे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, इस ग्लूकोज को तोड़ दिया 2 मॉलिक्यूल में, 2 बनने हैं पायरुविक एसिड, तो 3 कार्बन हो जाएंगे ना भैया। अब यहाँ से 1 कार्बन तो निकाल दिया हर एक मॉलिक्यूल के लिए, ये प्रोसेस एक पायरुविक एसिड के लिए है, तो 2 हैं यहाँ पे, तो 2 बार होगा, मतलब दोनों से एक CO2 निकलेगी। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड से 1 कार्बन निकाल दिए तो 2 कार्बन वाला बनेगा, उसको बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम ए, ये होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये मेटाबॉलिज्म जो तीनों टाइप के हैं, प्रोटीन का हो या कार्बोहाइड्रेट का या लिपिड का, उन तीनों में कॉमन चीज है एसिटिल कोएंजाइम ए, ये तीनों में बनेगी। यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है क्रेब साइकिल की। हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या जोड़ देते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA इसको लिखा जाता है, OAA शॉर्ट में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में जब जोड़ेंगे तो बनेगा साइट्रेट, ठीक है।
साइट पहले एकोनिटेज बनता है, फिर साइट्रेट बनता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है, फिर सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट कोएंजाइम ए बनता है, उसके बाद में फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट के बाद मेलेट बनता है, मेलेट के बाद में फिर से क्या बन जाता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो इस तरह से पूरा चक्र चलता रहता है। इसमें कई जगह NADH2 निकलता है, कई जगह FADH2 निकलता है और एक GTP भी बनता है एक जगह। तो ये सारे प्रोसेस आपको आते होंगे। ओवरऑल बात क्या है, हम जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं तो पहले ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। अब अगर मान लो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज नहीं है, तो अगर ग्लाइकोजन तो क्या करेंगे, तो इस ग्लाइकोजन को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से फिर से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। अगर फ्रक्टोज हुआ तो ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, तो फ्रक्टोज को किस में तोड़ेंगे, ग्लूकोज में, फिर स्टार्ट होगी ये साइकिल। मान लो सुक्रोज हुआ तो क्या करेंगे, क्या हुआ सुक्रोज, तो सुक्रोज को पहले तोड़ेंगे फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में। अब तुम्हारा ग्लूकोज तो सीधा इंटर कर जाएगा यहाँ से, और फ्रक्टोज को क्या करेंगे आइसोमराइजेशन करा देंगे। फ्रक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है ना, तो इसका आइसोमराइजेशन करवा देंगे, कोई एंजाइम उठा लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा ग्लूकोज, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी ओवरऑल जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सब पहले हम ग्लूकोज में कन्वर्ट, अगर कन्वर्टेबल हैं तो कन्वर्ट कर देंगे, वरना बीच बीच में कुछ स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, उसमें क्या है हम बीच से इंसर्ट करवा देते हैं, उसमें बीच से स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन। ठीक, ये सब चीज़ें बताई हैं मैंने, तो यहाँ से ये आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर लिपिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म। ये तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब लिपिड का हम मेटाबॉलिज्म करवाते हैं तो इसमें प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, और एक होता है ओमेगा ऑक्सीडेशन। तो आज मेन फोकस है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और लिपिड में फर्स्ट जो आज लेक्चर है इसमें मेनली हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। जब इसका हम बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इससे क्या मिलता है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए। अब आपको पता ही है अगर एसिटिल कोएंजाइम ए है तो वहीं से तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। क्या है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही है एसिटिल कोएंजाइम ए से। तो हम लिपिड को बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू बना लिए एसिटिल कोएंजाइम ए। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे अपनी क्रेब्स साइकिल। समझ में आ रही चीजें। इसी तरह से हम प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन इसको तोड़ेंगे अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, और फिर इसको हम एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुल मिला के ये जो होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, ये इंटरमीडिएट होता है तीनों रिएक्शन के लिए, चाहे मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का हो या लिपिड का हो या प्रोटीन का। ठीक है, तो हम बस ये पहले हमको पढ़ लेना है कि लिपिड को एसिटिल कोएंजाइम में कैसे बदलेंगे और प्रोटीन को कैसे बदलेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए में, इसके मेथड पढ़ना है। बाद में आपको पता ही है कि क्रेब्स साइकिल चलेगी इस एसिटिल कोएंजाइम ए से, और क्रेब्स साइकिल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हमको आज पढ़ना है कि लिपिड को हम कैसे एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको जितनी चीज़ें नोट करो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए या नोट करिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको आज हमें समझना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ से देखना, इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसीलिए जब व्यक्ति फैटी चीज़ें खाने लगता है तो वो मोटा होने लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होने लगती है, वो स्टोर हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से फैट और ऑयल, तेली चीज़ें ज़्यादा खाओगे ना, हाँ, तो यही होता है। देखना अभी कितना सारी इसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड से, क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं। लिपिड जो है फैटी एसिड, इसी का तो मेटाबॉलिज्म करवाएंगे। तो फैटी एसिड की हम रिएक्शन करवाते हैं कोएंजाइम ए, हाइड्रोजन सल्फाइड कोएंजाइम ए, HCOA लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक, यहाँ पे एक ATP यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एक ATP यूज होता है। आपको मैंने कहा था जहाँ भी काइनेज एंजाइम लग जाएगा, जहाँ भी जिस स्टेप में एंजाइम काइनेज लग जाएगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए वहाँ पे ATP का रोल है, यूज हो रही है। या फिर
आपको एंजाइम नहीं पता है, ये पता है कि यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है, तो आप एंजाइम पता कर सकते हो कि एंजाइम क्या होगा, काइनेज। ठीक है, क्योंकि हम फैटी एसिड में जोड़ रहे हैं एटीपी, इसीलिए इसका एंजाइम का नाम है फैटी एसिड थायोकाइनेज। समझ रहे हो, थायो मतलब सल्फर भी जुड़ रहा है ना साथ में, तो फैटी एसिड और सल्फर जुड़ रहा है, सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम ए। सल्फर को ही बोलते हैं थायो, क्या बोलते हैं, थायो बोलते हैं। तो सल्फर के लिए लग गया थायो और फैटी एसिड के लिए फैटी एसिड। तो ये जो नेम होता है, आप चीज़ों को रिलेट करके याद करोगे, आसानी से याद हो जाएंगी। फैटी एसिड थायोकाइनेज मीन्स फैटी एसिड और सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम ए जुड़ रहा है, और काइनेज मीन्स क्या होता है, एटीपी इसमें यूज हो रहा है। और एटीपी एडीपी में नहीं, एटीपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें, एएमपी मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी, वो कन्वर्ट हो रहा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। मीन्स इसमें 2 फास्फेट जुड़ जा रहे हैं, ट्राइफॉस्फोरस से मोनोफॉस्फेट बन गया ना। अब ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन हम यहाँ से करवाते हैं तो यहाँ वाटर का मोलिक्यूल निकलता है। देखो यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लो तो आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैटी एसिड का OH है और यहाँ का H, यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा, H2O। इस स्टेप में वो जो H2O निकला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो सेम है, जो ये पार्ट है ये तो सेम रहेगा, रिमेन सेम। ये जो CO बचा, यहाँ से OH निकल गया तो CO बचा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और सल्फर सीधा जुड़ गया। समझ में आ गया ना, यहाँ से OH और H निकल गया, बाकी पार्ट इसमें जुड़ गया। अब क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप में एंजाइम यूज होता है फैटी एसिड को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या होगा, को एंजाइम फैटी एसिड को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, फैटी असाइल, सॉरी एसिड नहीं, फैटी असाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। अब एक बात आपको याद होगी, मैंने बताया था जहाँ भी आपको एंजाइम दिख जाए डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब क्या होता है, या तो Fa+ कन्वर्ट हो रहा होगा FADH2 में, या फिर NAD+ कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, NADH और H+ में। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज का काम होता है। ठीक, तो डिहाइड्रोजिनेज जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। आपको पता है जो ये FADH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनना है, NADH+। ये सब कहाँ यूज होते हैं, इनको हम कहाँ यूज करते थे, ETC साइकिल, अभी बताया है, परसों ही आई है क्लास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वहां क्या होता है, बार बार बताता हूं चीजें, इससे 2 ATP मिल जाएंगी और इससे 3 ATP मिलेंगी ETC साइकिल में। ठीक है, तो इनको हम कलेक्ट करते रहेंगे इस रिएक्शन में, उनको उठा के सबको फेंक देंगे TCA में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सॉरी TCA में, ETC में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में। अब देखो अगले स्टेप में यहाँ क्या होगा, जब हम डिहाइड्रोजिनेज यूज करते हैं तो होता क्या है, यहाँ था FAD और FAD बदल गया FADH2 में, तो FAD के पास H2 कहाँ से आया, ये H2 आया होगा इस मोलिक्यूल से। तो कहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला है, एक H यहाँ से निकला, एक यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम पड़ गया, डबल बॉन्ड बन गया। देखो ये CH2 के जगह पे CH, सिंगल बॉन्ड के जगह पे हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ भी CH2 की जगह पे क्या हो गया, CH। तो जिसको देखो ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, बायोकेमिस्ट्री, तो इस केमिस्ट्री तो इसमें यूज होगी, जिसकी अच्छी होगी केमिस्ट्री, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। डिहाइड्रोजिनेज मतलब 2 हाइड्रोजन निकालना है, तो इस और इस वाले कार्बन से हम क्या किए, निकाल दिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल हम यहाँ निकाले थे वो यूज करेंगे इसी में। जो वाटर का मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में निकला था वही वाटर का मॉलिक्यूल जो है थर्ड स्टेप में यूज हो रहा है। यहाँ से H2O निकला था वही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। और एंजाइम क्या होगा,
इनोइल हाइड्रोनेज, इनोइल हाइड्रोनेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जहाँ से हम 2 हाइड्रोजन निकाले वहीं पे जल को जोड़ देंगे। तो जल आपको पता होगा H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में होता है। तो हम इस बॉन्ड को ऐसे मान लो शिफ्ट करा दिए, तो इस वाले कार्बन पे माइनस और इस पे प्लस आ गया। तो प्लस वाले पे OH जोड़ दिए, देखो प्लस वाले पे OH जुड़ गया, और माइनस वाले पे जहाँ CH था वहाँ CH2 कर दी, H जोड़ दी। अब क्या होगा, अब फिर से क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ गया। क्या आ गया, डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल डिहाइड्रोजिनेज। मैंने बताया था जहाँ डिहाइड्रोजिनेज आएगा या तो FAD से FADH2 बनेगा या NAD से NADH2 बनेगा। तो यहाँ पे NAD प्लस से NADH H प्लस बनना है, 4th स्टेप है। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन निकालेंगे हम कहीं ना कहीं से, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है उसको देखना है, हाइड्रोजन वो कहाँ से निकल रहा है। तो आप देखो कहाँ से निकल रहा है हाइड्रोजन, ये RR CH2 अब यहाँ फोकस करो, ये था CHOH, ये पार्ट क्या था CHOH, और यहाँ पे देखो ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए हैं, वही दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, NAD से NADH2 बना है। अरे NADH H प्लस 2H है इसमें, तो यहाँ इसमें मतलब 2H जोड़ा गया, तो यहाँ से निकाला जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यही काम करता है, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल के NAD प्लस को दे देगा या FAD प्लस को दे देगा। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकले हैं। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक स्टेप में इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CO, केवल कार्बन और ऑक्सीजन बचेगा, बाकी रिमेन्स पार्ट सेम रहेगा। अब क्या होगा, फिफ्थ जो स्टेप होगा, इसमें जो हम स्टार्टिंग में एक कोएंजाइम A, सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम A यूज किए थे, वो यहाँ भी फिर से यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा बीटा ऑक्सो असाइल थायोलेज, काइनेज नहीं है वरना ATP यूज हो जाती। ठीक है, तो बीटा ऑक्सो असाइल थायोलेज। अब ये जब यूज करेंगे तो यहाँ पे एक कोएंजाइम पहले से इसमें लगा था, सल्फर कोएंजाइम, सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम, दूसरा हम और डाल दिए इसमें, तो मतलब यहाँ पे कई सारे कोएंजाइम बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। और मतलब हम ये सारे बहुत सारे, ये जो फैटी एसिड हैं कई मोलिक्यूल लेके अगर चलेंगे और कई सारे यहाँ से डालेंगे तो बहुत सारे बनेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब ये 5th स्टेप में एक तो ये तुम्हारा फैटी एसाइल कोएंजाइम A बन गया सल्फर कंटेनिंग, और ये तुम्हारा बन गया CH3COA। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये वाला जो है तुम्हारा ये अभी क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं करेगा, ये क्रेब्स साइकिल में इंटर करने के लायक हो गया है, सेकंड वाला जो है। तो इसको हम सीधा कोएंजाइम A से ही तो स्टार्ट होती थी क्रेब्स साइकिल, आपको बताए थे, तो ये सीधा इंटर कर जाएगी क्रेब्स साइकिल में। और ये वाला जो है ये कई सारे बहुत सारे कोएंजाइम A प्रोड्यूस करेगा, किसके जैसे, इसके जैसे, क्योंकि हम सिर्फ इसी के जैसे यूज कर सकते हैं क्रेब्स साइकिल में, ये नहीं यूज कर सकते। इसमें R जो है बहुत लंबी चेन है, इसलिए हम CH3CO कोएंजाइम A को यूज करेंगे। तो इसमें हम 6 स्टेप और कराते हैं। एक स्प्रिंग बनी होगी, इसमें कितने घुमाव हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 घुमाव का मतलब क्या है, 6 घुमाव का मतलब है हर घुमाव में एक कोएंजाइम ये बन रहा, तो 6 वो हो गए, एक ये हो गया 7 और एक पहले मिल गया 8, तो ये पालमेटिक एसिड। ठीक है, जब हम फैटी एसिड लेंगे तो 8 कोएंजाइम उससे मिल रहे हैं, और हर स्टेप में कोएंजाइम मिलेंगे और उनको हम क्रेब्स साइकिल में घुमा देंगे। और आपको पता है जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो उसमें एक क्रेब्स साइकिल में कितने एंजाइम ATP बनते हैं, 24 ATP बनते थे। ठीक है, अलग अलग बन सकते हैं। तो ये बातें आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। ठीक, कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखो, मैं देखूंगा, सारी कमेंट आपकी देखता हूँ, भले ही थोड़ा 10-5 मिनट लेट हो जाए या 2-4 घंटे लेट हो जाए, लेकिन देखता ज़रूर हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप लोग जो लोग जुड़े हैं वो बहुत बकवास कर रहे थे, कई बार मैंने समझाया कि आप लोग ज़्यादा बकवास मत करो। अब उसमें आप लोग इतनी SMS कर देते हो, तो जो मैं नोट्स शेयर करता भी हूँ तो आप लोगों को दिखता नहीं, बहुत दूर चला जाता है, समझ रहे हो। तो मान लो 1000 कमेंट आप कर दिए और उसमें कहीं एक नोट्स पड़ा है छोटा सा, तो कहाँ दिखेगा, इसीलिए मैंने उसको ओनली एडमिन कर दिया है। ठीक है,
तो बाकी लोग जो नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर उनको नोट्स की ज़रूरत है तो ज़रूर वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से उनको नोट्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो थियरी पार्ट है जो हम इस रिएक्शन में पढ़े हैं, हर स्टेप की चीज़ें हमको सेंटेंस बना के लिखनी है कि पहले हम क्या यूज करते हैं, फिर उसमें क्या जोड़ते हैं, वहाँ पे एटीपी निकलता है, एंजाइम फैटी एसिड थायोकाइनेज होता है, फिर से ये वाला मॉलिक्यूल बनता है, फिर सेकंड स्टेप में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करते हैं, उसके बाद में FADH2 में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ें हमको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो आप थियरी वो लिख लेंगे और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए आपके बाद जय हिंद जय भारत।